ओके, सो हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया हुआ था। इट वाज अबाउट एटम्स। सो देख लेते एटम्स में फर्स्ट हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ था। तो पहले हमने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात किया हुआ था। सो हमने पहले स्टार्ट किया था जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो हमने बात किया कि यार उतना सही नहीं था और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, जिसे हमने लिमिटेशन के थ्रू डिस्कस किया हुआ। फिर हमने रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किया, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी सारी उनकी मेजर फाइंडिंग्स थी उसमें रिगार्डिंग न्यूक्लियस को लेके। तो वहां पर हमने काफ़ी सारे रिजल्ट्स देखे। लाइक ये जो मॉडल का एक्सपेरिमेंट था दैट वाज बेस्ड ऑन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसमें से दो बड़े ही मेजर कंक्लूजन निकल के आए थे। लाइक क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जिससे हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन किया। फिर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया कि डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म है सबका। और स्कैटरिंग एंगल के बारे में बात किया कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल किस एंगल पर स्कैटर कर रहे थे, उनके ग्राफ का रिजल्ट्स देखा। और फिर रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस देखी। उसके बाद हमने बोर मॉडल स्टार्ट किया हुआ था। बोर मॉडल में हमने बात की कि थ्री मेजर पॉस्टुलेट्स के थ्रू बोर मॉडल को प्रूव किया गया, और वो तीन मेजर पॉस्टुलेट थी। नंबर वन, एक फोर्स इक्वेशन। सो पहले हमने एक फोर्स इक्वेशन लिखी, फिर एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लिखा, एंड थर्ड वाज रिलेटेड टू एनर्जी चेंज, कि कब वो एनर्जी निकालेगा, कब वो एक लाइट एमिट करेगा, फोटोन एमिट करेगा। फिर हमने बात की थी पैरामीटर्स फ्रॉम द बोर मॉडल, और हमने बोर मॉडल के पैरामीटर्स की बात की थी, जिसमें सारे पैरामीटर्स थे लाइक वेलोसिटी। तो हमारी काम की बात थी कि वेलोसिटी ये आती है दैट v इज प्रोपोर्शनल टू z बाई एन। उसके बाद रेडियस हमने सॉल्व किया, रेडियस आता है एन स्क्वायर बाई जेड। इंपॉर्टेंट था, याद रखना है हमें सारा कुछ। काइनेटिक एनर्जी आता है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी उसका डबल आता है बट नेगेटिव साइन। ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी नेगेटिव की जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाती है। फिर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी हमने देखा था। तो यहाँ तक हमने सारे पैरामीटर्स ऑफ बोर मॉडल डिस्कस कर लिए थे। किसी को बोर मॉडल के पैरामीटर्स प्रूव करने में कोई दिक्कत हो तो बताएं। सब लोग कंफर्टेबल है बोर मॉडल के पैरामीटर्स प्रूव करने के लिए? क्योंकि ऑलरेडी वैसे केमिस्ट्री में एक बार हो गया होगा, फिजिक्स में दोबारा एक रिवीजन टाइप हो गया है। ठीक है, चलिए। तो आज हमें करना था बोर मॉडल का स्पेक्ट्रम, हमें एनालिसिस करना था, स्पेक्ट्रम पढ़ना था। सो बोर मॉडल के पैरामीटर सारे हो गए थे हमें। बोर मॉडल, बोर मॉडल क्या, बोर स्पेक्ट्रम है एक्चुअली। बोर मॉडल यहाँ पर लिखूंगा फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ओके, सो बोर मॉडल लाइक फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम क्यों यहाँ पर बोला गया है बोर मॉडल को? क्योंकि ये बेस्ट फिट हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है। क्यों? अदर के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बात किया कि बोर ने सिर्फ बताया कि यार ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है और फोर्स बैलेंस की है, जबकि हमें पता है कि अदर इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, तो वो भी तो इस पर रिपल्सन कुछ लगा रहे होंगे, फोर्सेस लगा रहे होंगे ना। तो इसका मतलब ये था कि बोर ने सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो एकदम सही रिजल्ट निकाला, बट बाकी अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। तो इसलिए हमने बताया हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब ये है विद ओनली वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। तो मुझे पता है हीलियम की बात करें, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब He+ को हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज लाइक कि हाइड्रोजन डिस्कस कर सकते हैं, He+ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए वो He+ बन गया। लिथियम डिस्कस कर सकते हैं, बट लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए Li+2 को डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के आयंस के लिए ही ये मॉडल जो है डिस्कस होगा। अच्छा, अब ये मॉडल क्या है, इन सब का जेड अपना अलग अलग होगा। तो बेसिकली एनर्जी लेवल बनाना है। ठीक है, तो बोर मॉडल जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं दैट इज बेसिकली एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स ऑफ
एटम। एटम का जो एनर्जी स्टेट है वो हमें बताना है। तो चलिए एनर्जी स्टेट हम बात करते हैं। सबसे जो क्लोजर है, मतलब न्यूक्लियस के जो सबसे पास है, उसे हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट को n इज इक्वल टू 2, लाइकवाइज आगे चलता जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ सर्कल हम क्या करते हैं कि इनको लेट्स से स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया n इज इक्वल टू क्या 1। फिर इसके बाद हमने बना ली n इज इक्वल टू 2, फिर हमने बनाई n इज इक्वल टू 3। अब आप स्पेस देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ऑर्बिट क्या होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं किसी भी केस में। तो ये देखिए n इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक, लाइकवाइज अब और क्लोजर आते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लाइकवाइज चलते रहेंगे स्टेट्स। तो ये हमने क्या बना लिया, एनर्जी स्टेट। आप ये है कैसे, ये न्यूक्लियस है 1 2 3 इस टाइप में है, इनको हमने कैसे बना लिया, स्ट्रेट लाइन से बना दिया, जिससे समझने में क्या रहे, इज रहे, अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, अब ये n इज इक्वल टू 1 के कुछ हमने नेम्स रख लिए हुए हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 की बात करें तो इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। मतलब क्योंकि इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पर रहेगा, n इज इक्वल टू 1 पे ही तो रहेगा ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो इसलिए इसे हमने क्या बोला, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद ये फर्स्ट स्टेट होगी जहां पे वो यहाँ पे एक्साइट करके इस एनर्जी देके हम हायर स्टेट में पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ से स्टार्टिंग होगी एक्साइटेशन स्टेट की। तो दिस विल बी कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लाइकवाइज नेमिंग रहेगा, ये बन जाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये थर्ड, लाइकवाइज ऊपर चलता रहेगा। ओके, तो ये सिचुएशन है। अभी हमने बात की कि एनर्जी लिखते कैसे हैं। तो याद है हमने अभी एनर्जी का फॉर्मूला देखा था। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, E is equal to the total energy, it was minus 13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूंगा तो Z1, हीलियम प्लस की बात करूंगा तो इनके लिए Z अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर बात करता हूँ, इसके लिए Z क्या होगा 1, हीलियम के लिए Z क्या होगा 2, लिथियम के लिए Z 3। तो लाइकवाइज Z तो बदलता रहेगा। तो लेट्स हम हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। फॉर हाइड्रोजन, बाकी के लिए चेक कर लेंगे। तो फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1 है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 13.6 इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, तो अगर मैं एन इज इक्वल टू 1 स्टेट की बात करूँ तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी एन की वैल्यू 1, मतलब माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब मैं एन इज इक्वल टू 2 रख दूं तो सेकेंड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी एन इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3.4। क्लियर। अच्छा, अब हम 3 पे देखेंगे, E3 n इज इक्वल टू 3 पर, तो 3 मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाती है 1.51। अच्छा, एक चीज और, एग्जाम में ये याद रखना है, एग्जाम में डिवाइड नहीं करते रहना है, एटलीस्ट मिनिमम अप टू 4 स्टेट तक की आपको याद रखनी है। तो E4 कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16। क्लियर, तो ये नियरली आ जाता है 0.85। तो ये 4 स्टेट का मिनिमम आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब बात करते हैं कि सारे स्टेट के बीच में डिफरेंस है, एनर्जी का गैप है। तो चले सारे स्टेट के बीच में एनर्जी का गैप देख लेते हैं। ये एनर्जी गैप कितना है, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो आपको दिखेगा 10.2। कितना गैप है 10.2। और ये गैप भी याद रखना है, याद रखें, ये गैप भी आपको याद रखना है, ये गैप कितना है। चलिए नेक्स्ट स्टेट में देखें।
इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा 12.09। तो 12.09 को अप्रोक्सीमेटली 12.1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? हाँ, तो इसे हम, ये हमें पता है कि 12.09 है, इसे हम अप्रोक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अप्रोच कर लेंगे। इस तरीके से हम डिफरेंस याद रख सकते हैं। थर्ड स्टेट का भी डिफरेंस इस तरीके से याद रख सकते हैं। थर्ड स्टेट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस बार हमें ये वाला और ये, इन दोनों को माइनस करना रहेगा। क्लियर? तो कर लेते हैं, 13.60 में माइनस कर लेते हैं 855, सो 10 5 5 रिमेनिंग 15 7। क्लियर? हाँ। तो 12.75, तो 3 मिनिमम आपको याद रखनी है। रीजन मैं आगे बताता हूँ आपको कि क्या जरूरत पड़ने वाली है इनकी। तो ये एनर्जी हो जाएगी 12.75। ये 3 एक्साइटेशन एनर्जीज याद रखनी है आपको कि फर्स्ट स्टेट से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में जाने के लिए क्या सिनेरियो रहेगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स की। जैसे कुछ टर्म्स सुनने को मिलेंगे आपको, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि हमें पता है कि अभी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है ग्राउंड स्टेट में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने इसे इतनी एनर्जी पॉजिटिव में दे दी तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो एनर्जी मैंने बताया कि अपने एनर्जी स्टेट से निकल के सीधे कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट ना। टोटल एनर्जी जीरो कहाँ होती है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में चला जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी required, energy required for excitation of electrons from ground state ground state मतलब n is equal to 1 to n is equal to infinite। क्लियर? मतलब उसे एकदम आपको बाहर निकाल देना है। तो इसका मतलब एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी वो हो जाएगी प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन होगा तो Z1 रहेगा, हमने 1 के लिए सॉल्व किया था, बाकी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, कई बार आयनाइजेशन एनर्जी, यूजुअली आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए डिफाइन है, 1 टू इनफाइनाइट के लिए, बट फिर भी कई बार पूछ लेता है n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 3 के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो यूजुअली उसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। तो लिख लेते हैं ये भी, द एक्साइटेशन एनर्जीज is energy required to change or to bring the electron from lower orbits to higher orbits। to higher orbits मतलब क्या है इसका, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट मतलब अगर मैं बात करूं कि हमें लेट से ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट पे जाना है, तो कैसे लिखेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ
ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 3, तो मतलब एक्साइटेशन एनर्जी जो होगी दैट विल बी E3 माइनस E1। ये एनर्जी होगी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n3 है, सो E3 और माइनस E1 जो डिफरेंस आएगा वो होगी हमारी एक्साइटेशन एनर्जी। कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। कभी कभी एक टर्म और सुनने को मिल जाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? बड़ी सिंपल सी आता है, आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी कहाँ से? हमें पता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से देते हैं हम? पोटेंशियल लगा के। याद है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से देते हैं? पोटेंशियल लगा के। तो एनर्जी कितनी मिल जाएगी? E इंटू वी जितनी एनर्जी मिल जाएगी। तो इसका मतलब हमें लेट से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो मतलब हमें कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा इसके आगे? 13.6 वोल्टेज। तो हमें पता है कि वोल्टेज ही डायरेक्टली उसकी एनर्जी होती है। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू ionize the electron। ओके अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ पे लिखा है, आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये एनी स्टेट हो सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट लेके जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि n इज इक्वल टू 3 पर है वो ऑलरेडी, तो 3 से इनफाइनाइट लेके जाएंगे तो बन जाएगी आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मतलब बस उसे बाहर निकालना है आपको, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या चीज हो जाएगी? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू आयनाइज द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ एनी ऑर्बिट। क्लियर? तो मैं अगर बात करूं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का क्या हो जाएगा पोटेंशियल? हमने बताया कि ग्राउंड स्टेट में कितना लगाना पड़ेगा? -13 था, तो हमें पोटेंशियल कितना लगाना पड़ेगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर वोल्ट, इतना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ग्राउंड स्टेट क्या? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी बची है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब हमें कितना लगाना पड़ेगा? 3.4 इंटू जेड स्क्वायर टाइम्स ऑफ वोल्ट। समझ आया? मतलब इतने वोल्ट से अगर एक्सेलरेट करा दोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी ना। तो पोटेंशियल टर्म समझ में आया? पोटेंशियल टर्म यही है, सिर्फ यही है कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी रहेगी। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये किसके लिए है? फॉर ग्राउंड स्टेट है। अदर किसी स्टेट से पूछ लेगा तो फिर अलग होगी। क्लियर? हाँ यहाँ तक ओके है? हाँ गुड। तो यार इसके बेसिस पर, ये तो उन्होंने हाइड्रोजन का मॉडल अपना दिया, इसके बेसिस पर एक नई चीज एक्सप्लेन की विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा डेटा है। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम एक बॉक्स है जिसमें 0 टू लेके इनफाइनाइट तक की सारी वेवलेंथ आती हैं, सारा एनर्जी उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम मतलब कुछ नहीं होता, इट इज लाइंस ऑफ, स्पेक्ट्रम मतलब दीज लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की लाइंस है कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी है, ये इतनी फ्रीक्वेंसी है, ये इतनी फ्रीक्वेंसी है, इन लाइंस को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो देखिए स्पेक्ट्रम को कैसे समझाया, और स्पेक्ट्रम ही सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था मॉडर्न फिजिक्स में। ये स्पेक्ट्रम बहुत ही बड़ी बात थी जो बोर मॉडल में एक्सप्लेन किया गया। चले हम लिखना शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब ये मान लो कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो बताता है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड थी। अभी तक हम सारी चीजें देखते हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, बट इस स्पेक्ट्रम के थ्रू सारी चीजें पता चलती हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड थी। कैसे? देखिए उसने क्या लिया, एक बॉक्स में ले लिया H एटम, हाइड्रोजन एटम, तो इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इनकमिंग लाइट डाली। ये क्या है? इनकमिंग रेडिएशन है ये। तो ये है इनकमिंग रेडिएशन, और ये ऐसा रेडिएशन है जिसकी रेंज क्या है? हमें लेट से इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? इसकी रेंज है लेट से 0 टू, लेट से मैं कर लेता हूं 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लेट से हमने एक रेडिएशन हाइड्रोजन एटम पे डाला है, तो यहाँ पर हमने 0 टू 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन डाला है। तो अब रेडिएशन बाहर भी निकलेगा। जब इसको डिटेक्ट किया गया तो एक हमने ये डिटेक्शन प्लेट डाली है, यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है? डिटेक्टर है। अच्छा देखो, पहले हमने क्या डाला? 0 टू 12.8, तो इसका मतलब ये डिटेक्शन प्लेट में यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, और ये 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब देखो हुआ क्या। जब इस एटम के पास हमने एनर्जी दी, आप इस चीज को पहले फील करें, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि सपोज इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में। इस चीज को समझेंगे। लेट्स से ये ग्राउंड स्टेट ऑफ H एटम, H एटम का ग्राउंड स्टेट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेट कहां पर है? नेक्स्ट स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेट की एनर्जी कितनी है? -3.4। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की -13.6। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है? ये गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो अभी सिचुएशन ये थी कि लेट से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर हमने उसे एनर्जी दे दी। यहाँ पे 0 से स्टार्ट है ना एनर्जी, तो लेट से सोचो एक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसके पास आ गई। कितनी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको कहाँ तक, क्या ये n इज इक्वल टू 2 तक जाएगा क्या? नहीं। नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाएगा? कुछ यहाँ तक ही पहुंच पाएगा। हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये सिचुएशन बताई किसने? बोर ने। कि यार बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे समझ में आती है, क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं ये पहले लिख देता हूँ कि यार ये जो एक्सपेरिमेंट था, दिस एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट, this absorption experiment ठीक है। so this absorption experiment resulted in the proof of quantization of energy मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन
की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब n इज इक्वल टू 1 के बाद दूसरी एनर्जी n इज इक्वल टू 2 वाली ही कैरी कर सकता है, मतलब इसकी नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी 3.4 ही रहेगी। इसका मतलब जब तक इसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिल जाता पॉजिटिव का, तब तक ये जाएगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके यहाँ बीच में कहीं टहलने लगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ रह ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा। तो यही था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, टू प्रूव कि इलेक्ट्रॉन अब कहीं पे भी जा नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन कहीं जा सकता है क्या? नहीं, कहीं नहीं जाएगा। लेट्स से इलेक्ट्रॉन है और हमने उसको एनर्जी दे दी कुछ, लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या ये कहीं जाएगा क्या अभी? नहीं, इसको जब तक मिनिमम 10.2 नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं जाएगा। तो सपोज हमने इसे दे दी कितनी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, तो अब ये चला जाएगा कहाँ? सेकेंड स्टेट तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया, ये जो है सेकेंड स्टेट पे पहुंच जाएगा। अब लेट से हमने थोड़ी सी इससे ज्यादा दे दी, हमने कितनी दे दी? लेट से 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेट चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेट कहाँ पर है? लेट से n इज इक्वल टू 3, वो कितना है? e इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3, तो सारे n के लिए क्या करना है? ये आपको याद रख लेना है 1.51। तो ये एनर्जी गैप कितना होता है? 12.09, जिसे मैंने बताया आप लिख सकते हैं 12.1 जितना। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर 11 दिया तो इसे कहाँ तक पहुंच जाना चाहिए? अगर हमने इसे 11 दिया तो यहाँ तक कहीं पे। हाँ, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ तो पहुंच नहीं सकता, तो वो कहाँ पर पहुंच जाएगा? 2 पर ही पहुंच जाएगा, और बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी? बाकी तो ऐसे फ्री रह जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, मैं यहाँ पर यही समझाना चाह रहा हूँ, ये गलत है। क्या? कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्वांटाइज्ड एनर्जी ही ले सकता है, अगर कुछ बच गई, लेट से उसे चाहिए 10.2, आपने दे दी 10.3, 0.1 बच गई ना, तो नहीं लेगा, सीधे मना कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एटलीस्ट यहाँ तक पहुंच जाए, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये प्रूफ कैसे हुआ? इस डिटेक्शन प्लेट से क्लियर हुआ। क्या? सोचो अगर मैं एनर्जी दे रहा हूँ 11 वोल्ट, तो क्या होना चाहिए? 11 वोल्ट मतलब 10.2 यूज हो जाएगी, बाकी बची 0.8 कहाँ आएगी? यहाँ पर दिखेगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में सिर्फ जो लाइन होती है कितनी, 10.2, वो खाली रह जाती है। 10.2, 10.2 के बाद 11 वगैरह ये कुछ फिल नहीं होती है। 10.2 के बाद नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी क्या रहती है उसकी? 12.1। 12.1। तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा ट्रांजिशन तभी करता है जब आपको एग्जैक्ट कितनी हो, 12.2 मिल रही होती है, तभी ये करेगा एक्साइट, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जब आप इसको एनर्जी कितनी दे रहे होंगे, 12.1, एग्जैक्टली 12.09 है, बट मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ 12.1, तो इसलिए मैं 12.1 लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तब ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो समझ आया क्वांटाइजेशन मतलब क्या? फील हुआ क्वांटाइजेशन मतलब एग्जैक्टली? देखें कि ये जो पूरा सेक्शन था, ये पूरा एनर्जी से फिल्ड था, ठीक है, ये पूरा सेक्शन एनर्जी से फिल्ड था, ये भी पूरा फिल्ड था। सिर्फ कहां पर एनर्जी नहीं थी? ये कुछ सेक्शन पे नहीं था। कौन सा नहीं था? ये 10.2 मिसिंग था। फिर कौन सा मिसिंग था? 12.1 मिसिंग था। फिर एक और मिसिंग था, कौन सा? 12.7। 12.75। ठीक है, तो 12.75 भी मिसिंग था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि 10.2 के बाद पूरा मिसिंग हो। अगर वो 11 एक्सेप्ट कर लेता तो फिर 10.2 के बाद यहाँ पे एनर्जी वापस नहीं दिखती ना, बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ से क्लियरली प्रूव होता था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है
और इलेक्ट्रॉन सारी वैल्यूज नहीं ले सकता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही वैल्यू लेता है जिससे वो किसी ऑर्बिट पे पहुंच जाए। अगर बीच में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। समझ आया? तो ये यहाँ से प्रूव होता है कि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का अपना एक बड़ा रोल है किस चीज में, प्रूव करने में कि एनर्जी कैसी है, क्वांटाइज्ड है। तो ये जो मैंने ये लिखे हैं रेड कलर से, ये क्या है, दीज आर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बैंड। मतलब सिर्फ यही एनर्जी गायब हो रही थी, बाकी पूरी वापस मिल रही थी। तो ये समझ आया सबको? स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताएं। हाँ सर। सर बताए, इसमें डाउट क्या है किसी को? मतलब अगर वो 11 दिया है तो ऐसे नहीं हो सकता, मतलब उसको जितना चाहिए लाइक 10.2 उतना ही एब्जॉर्ब कर लेगा हाँ, और बाकी का मतलब जितना वो एनर्जी पैकेट में से चाहिए उतना एब्जॉर्ब करके वो ले लेगा एक्साइट और हो बाकी जाएगा। छोड़ देगा। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब यहाँ पर पर्पज ही यही है कि कभी किसी एनर्जी से ऐसा नहीं होगा कि 10.2 था, ठीक है, तो हमने 11 दिया, तो 11 दिया तो वो लेगा ही नहीं। 10.2 लेके बाकी ऐसे रिलीज कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एनर्जी हमेशा फिक्स्ड फोटोन के फॉर्मेट में ही निकल सकती है। तो जब तक आपको एग्जैक्ट 10.2 नहीं मिलता तब तक नहीं वो होगा। ये प्रूव कहाँ से हुआ? इस स्पेक्ट्रम से। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो 10.2 के बाद वाली ये सारी एनर्जी गायब हो जानी चाहिए थी ना, ये एब्जॉर्ब दिखनी चाहिए थी, बट नहीं दिखती है। खास बात दिखती है कि एग्जैक्ट वैल्यू एब्जॉर्ब होती है 10.2, उसके बाद की कोई भी वैल्यू एब्जॉर्ब नहीं होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही चूजी टाइप का है, मतलब एटम में एकदम फिक्स है कि यार उसको 10.2 ही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी दोगे तो नहीं लेगा। नेक्स्ट उसको 12.1 चाहिए, इसके अलावा ज्यादा भी दो तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, मैं एक चीज भूल गया। लेट से अगर मैं अभी स्पेस नहीं है, लेट से अगर इसे हम 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तब क्या होगा, लेगा या नहीं? लेगा या नहीं? तो यस, लेगा। क्या? अगर आप उसे आयनाइज करके उसके ग्राउंड स्टेट के बाहर फेंक सकते हो तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। मतलब फील करें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन के स्टेट्स हैं। तो लेट से ये एनर्जी है आपका -13.6 और ये 0 एनर्जी लेवल। ठीक। तो इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रह सकता। रहेगा कहाँ? इन पे ही, ये ऑर्बिट पे ही रहेगा। लेकिन सोचो आपने एकदम बाहर वाले ऑर्बिट से भी निकाल दिया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं रह सकता, बाहर तो कहीं भी टहल सकता है ना। तो अगर आपने 14 दे दी तो -13.6 किस में यूज हो गई थी, निकालने में। तो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बन जाएगी उसकी, काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी से वो अपना घूमने लग जाएगा। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वांटाइजेशन कब तक वैलिड है, सिर्फ मैक्स लिमिट तक। यहां पर मैं हाईलाइट करके लिख देता हूं, क्वांटाइजेशन is valid till the max limit। कितनी? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। क्लियर है सबको? आफ्टर दैट क्या होता है, नॉर्मली वो काम करता है। इसका मतलब आफ्टर दैट क्या होता है, देन आई विल राइट देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। So 14 minus 13.6, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो एटम को लीव कर जाएगा। आइडिया समझ आया सबको? हाँ सर।
तो 13.6 के पहले तक पूरा क्वांटाइजेशन होगा, फिक्स बैंड ही एब्जॉर्ब होंगे, उसके बाद पे आगे चल सकता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ आया है सबको? ओके गुड। हाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद जो सॉल्विंग वाला पार्ट है दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या चीज हुई? एमिशन स्पेक्ट्रम हुआ कि एब्जॉर्प्शन मतलब जब आप एनर्जी दोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसके बाद वो वापस से वो एनर्जी दे के नीचे आ सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप समझिएगा। आपने उसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? ऊपर। लेकिन अब तो ये एक्साइटेशन स्टेट में पहुंच गया ना। आपने कुछ करंट दिया, सोचो आपने 10.2 वोल्टेज लगा दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, आपने क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। अगर आपने ऑफ कर दिया तो अब ये इलेक्ट्रॉन तो हायर स्टेट में है ना। क्या हायर स्टेट में रुक सकता है क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं, तो वो वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। ग्राउंड पे आएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या करेगा? रिलीज कर देगा। और रिलीज किसके फॉर्मेट में करेगा? फोटोन के फॉर्मेट में। तो इसका मतलब आपको एक इतनी एनर्जी का फोटोन मिल जाएगा। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोटोन का? h न्यू। तो E हमें पता है कितना? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहां से क्या निकाल सकते हैं हम फोटोन की? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ से निकाल सकते हैं कलर वगैरह, कि किस टाइप का जो है वेव निकलने वाला है, एमिशन होने वाला है। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम का आइडिया समझ में आया सबको? हाँ। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं when electron comes to lower states from higher excited states, तो क्या होता है? इट releases the energy in the form of photons. ओके, तो ये सिचुएशन होती है। मतलब अगर मैं बात कर लेता हूँ कि ये एक स्टेट है, लेट से ये हमारी फाइनल स्टेट है, और लेट से यहाँ पे इनिशियल स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन को लेट से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जंप करना है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और वो इसमें जंप करने वाला है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। किसके फॉर्मेट में? फोटोन। ठीक है, तो अब हमें देखना होगा कि कौन सा फोटोन रहेगा, किस टाइप की एनर्जी आएगी, इस फॉर्मेट में हमें चेक करना पड़ेगा। डन? ओके, चले तो देख लेते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगी, देखें। सपोज इसकी एनर्जी है -13.6 और इसकी एनर्जी है -3.4, तो बताओ कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा? 10.2। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें चेक करना है कि डेल्टा ई कितना है, फोटोनिक एनर्जी कितनी ज्यादा है। तो वो होता है कि इनिशियल एनर्जी कितनी है और फाइनल एनर्जी कितनी है। क्लियर? दोनों को जो माइनस होगा वो बताएगा कि कौन सा फोटोन है। तो मतलब क्या करेंगे हम? -3.4 माइनस ऑफ -13.6, तो आंसर क्या आ जाएगा? +10.2। क्लियर है सबको? हाँ। ओके, ठीक है, तो यहां पर कर लेते हैं फिर। इसका मतलब हम क्या करें, एनर्जीज की वैल्यू लेट से रख देते हैं। लेट से हम रख देते हैं कि डेल्टा ई जो है एनर्जी की कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। तो हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, ऐसा 13.6 इंटू क्या रहता है, Z² बाई n²। क्लियर? हाँ।
तो ये जो 13.6 है इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूरा। तो ये हो गया हमारा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर होगा माइनस ऑफ -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन फाइनल का स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो कंपेयर कर सकते हैं, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगी, डेल्टा ई को अच्छा लिख देते हैं एच इंटू सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा के फॉर्मेट में। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये एनर्जी किसमें है, एच सी बाई लेमडा किसमें है, जूल्स, जूल्स, हाँ जूल्स में, और इधर की एनर्जी हमने किसमें रख दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वो हमें थोड़ा सा कंपेयर करनी पड़ेगी। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ -13.6 मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, कोई कांस्टेंट है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि 13.6 लिखना सही नहीं, क्योंकि इस तरफ ये आंसर किसमें है, जूल में है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लेट्स से कि ये कोई क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको मान लेते हैं कि ये कोई ये कांस्टेंट है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस सम के इंटू जेड, अच्छा ये प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ के इंटू जेड स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब ये के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसे जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, हमें स्पेक्ट्रम निकालना है, मतलब हमें फोटोन का क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है क्या, 1/λ, ठीक है। अच्छा माइनस कॉमन नहीं लेना है यार, माइनस कॉमन नहीं लिया, क्योंकि ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पहले हमने प्लस रख दिया और ये माइनस वाले को बाद में रख दिया। तो ये हो गया, यहाँ पे क्या बचा, के अपॉन एच सी, ये पूरा हो गया क्या, कांस्टेंट। ये के क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 है, ये चाहिए तो हम उसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। जेड स्क्वायर और 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। तो ये लिखना थोड़ा सा टफ होता है, तो हम क्या करते हैं, जहां से जिस तरीके से हमें जाना है, ठीक है। मतलब मुझे ये आइडिया नहीं है, कुछ बुक्स में अलग अलग दिए होता है। तो कुछ बुक्स में ये लिखा होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसका मतलब n1 क्या है, फाइनल है, फाइनल। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि n1 n2 के टर्म्स में मत लिखो आप, इससे याद रखो क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये पूरा इसे सॉल्व करें अगर हम, तो ये जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हम याद रखेंगे, 1/λ इज इक्वल टू लिख सकते हैं r जेड स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये हमारा बन जाता है क्या, एक कंप्लीट फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, जहाँ पे r क्या है, ये r बहुत ही फेमस है, इस r का क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये एग्जैक्टली है क्या, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो k है उस पे ही हमने अभी डिवाइड किया है, k है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो हमने पहले यहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करा लिया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, और h और c का डिवाइड करा लिया। ये पूरा सॉल्व किया तो आंसर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट आया, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.097 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो अभी सोचें कि रिडबर्ग कांस्टेंट की तो ये वैल्यू हो गई, अगर आप देखो कि इसका कोई यूनिट है क्या, नहीं, इसका कोई यूनिट है क्या, नहीं, तो इसका मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स ना, क्योंकि हाँ। वेवलेंथ का क्या है, ये इनवर्स है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू तो याद रखनी चाहिए, बट उससे ज्यादा फेमस वैल्यू होती है 1/r की। अगर मैं 1/r करूं तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब 1/1.097
इंटू 10⁻7। तो आप देख रहे हो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर आएगी। तो 1/r को अगर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो ये ओवरऑल वैल्यू आती है 912 एंगस्ट्रॉम। और ये आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्यों? क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/λ इज इक्वल टू आएगा ना क्या, r इंटू जेड स्क्वायर, लेट से आया 5 सॉल्व होके। तो इसका मतलब लैम्डा क्या आ जाएगा 1/r, मान लो जेड स्क्वायर ये सब सॉल्व होके क्या है 5, तो 1/r इंटू 1/5 आएगा ना। और 1/r को क्या लिख सकते हैं, चलो ये सपोज ये 1/5 आएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा 5/r। तो हमें पता है कि 1/r को क्या लिख सकते हैं 912। 912 इंटू 5 कर देंगे, काम बन जाएगा। तो समझ आया 1/r याद रखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये पूरा हमारा क्या था, एमिशन स्पेक्ट्रम था। तो कभी भी किसी फाइनल स्टेज से इनिशियल स्टेज तक आएगा तो इस तरीके से वो वेवलेंथ जनरेट करेगा। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, तो इसमें कई बार पूछा जाता है कि सपोज n इज इक्वल टू 4 पे है एक, और उसे n इज इक्वल टू 1 पे आना है, तो क्या वो डायरेक्ट आ जाएगा क्या? ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, उसके मन पे डिपेंड करेगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट ना आए, पहले किस पे आए 3 पे आए, फिर किस पे आए 2 पे, फिर आए 1 पे, ये भी तो पॉसिबल है ना। तो दीज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रम लाइंस। इन्हें क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम लाइंस। क्या पता नहीं होता है कि कहां से आ सकता है वो। तो इसका मतलब इस स्पेक्ट्रम में एक चीज पूछी जाती है क्या, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्लियर फ्रॉम nth state to ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू कितना 1। तो इसका मतलब सपोज यहां पर है हम n इज इक्वल टू 3 पर है, या लेट से n इज इक्वल टू 4 पर है, और हमें कहां तक आना है n इज इक्वल टू 1 तक आना है। तो देखिए कितने चांसेस हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं, आप चांसेस देखेंगे। तो देखिए n इज इक्वल टू 4 टू लेट से, अच्छा 4 to 1 ये एक एग्जांपल के फॉर्मेट में मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एज ए एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। क्या यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1। अच्छा 4 को कह भी सकता है क्या, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट। चले देखिए कितने नंबर ऑफ लाइंस आएंगे। तो चांस है कि पहले किस में आएगा वो 3 पे, फिर 2 पे, और फिर 1 पे। एक तो ये चांस हुआ। दूसरा क्या हो सकता है कि यार पहले आए वो 3 पे और फिर सीधे कहां पर आ जाए 1 पे। तो यार ये देखो 3 वाली लाइन तो सेम हो गई ना, तो इनको दो नहीं काउंट करेंगे ना, दीज आर तो सेम लाइंस, तो ये एक ही पेयर माना जाएगा। ठीक। अच्छा, और दूसरी पॉसिबिलिटी बात कर लेते हैं कि n इज इक्वल टू 3 से 2 पे ना आके डायरेक्टली कैसे आ गया हो, बच्चे यहां से डायरेक्टली आ गया हो, पहले किस में 2 पे, और फिर 2 के बाद किस में आया हो 1 पे। तो इसका मतलब ये दो लाइंस फिर से सेम मिल गई, तो इन्हें भी क्या काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। तो अगर मैं देखूं तो एक डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में इतनी लाइंस मिल सकती हैं। एक लास्ट और क्या हो सकता है, डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, तो एक लास्ट चांस होगा कि वो डायरेक्ट आ जाए। तो इसका मतलब अगर मैं काउंट करूं तो लेट से काउंट कर लेते हैं, नंबर वाइज काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गया लेट से नंबर 1, ठीक है, ये दोनों हो गए 2 3, ये वाला 4, ये वाला 4, ये 5, ये 6, ये वाला भी 2 के जैसा ही है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो 6 डिस्टिंग्विश लाइन मिल रही हैं। तो इसका मतलब हम
देखें तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी 6। लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हमें nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट आना है तो हम डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, इतना ड्रॉ नहीं करना है। नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी n(n-1/2). ठीक, ये कब काम आता है फ्रॉम N state to N ground. state yes ground. n initial is n2 n final is 1 ग्राउंड स्टेट के लिए। तो देख लो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, लाइंस कितनी हो जाएंगी n इज इक्वल टू कितना है 4 4 माइनस 1/2 कितना आएगा 4 into 2 सो 2 कैंसिल, क्या आ गया 6 आ गया आंसर 6। ठीक, अच्छा एक और चीज, नंबर ऑफ लाइंस n+1 भी होता है। कब, कोई बताएगा n+1 कब यूज करते हैं? जब वो n फाइनल 1 नहीं दूसरा कुछ yes, कुछ और होगा। सो व्हेन n2 to n1 क्लियर एंड n is here n2 minus n1, ये हमेशा काम करेगा। ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट में काम करेगा बट ये सब जगह काम करेगा। क्लियर, चाहिए तो कर सकते हैं। देखें दूसरा फॉर्मूले से यूज करें, व्हेन n2 को क्या लिख दिया मैंने 4, n1 को क्या लिख दिया 1, तो इसका मतलब n क्या यूज करूंगा मैं 3. n2 minus n1 तो क्या आ जाएगा 3। सो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी, अगर n2 n1 वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो क्या यूज करते हैं n+1/2, तो कितना हो जाएगा 3 3 + 1 4/2 कितना आएगा आंसर 6। तो इसलिए मैं बुक में ये दिया होता है बट मैं कौन सा प्रेफर करता हूँ ये वाला, क्योंकि ये कभी के लिए भी वैलिड है, कभी के लिए भी वैलिड है। एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस number of spectral lines from 4th excited state to first excited state। क्लियर, तो इसका मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n कितना है 5 5. तो n1 कितना है 5 है और n2 कितना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2 मतलब 2। सो इसका मतलब n कितना हो जाएगा 3. क्लियर, सो 5 - 2 कितना आ जाएगा 3। और अगर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो नंबर ऑफ लाइंस क्या यूज करना है n+1/2, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 + 1/2। सो आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, समझ आया, चलो चेंज कर देते हैं थोड़ा, फर्स्ट की जगह लिख देते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ये क्या हो जाएगा 3, तो कितना होगा 5 - 3 मतलब 2, तो यहाँ पे बदल जाएगा, क्या आ जाएगा 2 × 2 + 1। क्लियर, तो कितनी लाइन्स आ जाएंगी 3। समझ में आया दोनों फॉर्मूले? हाँ सर। क्लियर, अच्छा यहाँ पर वेवलेंथ का समझ में आया सबको कि वेवलेंथ के लिए 1/r याद रखना बहुत ही जरूरी है। हाँ। क्लियर, ओके, अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन का पर्टिकुलरली एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मतलब कब किस केस में आके कौन सा दिखने वाला है वो चीज़ हमें समझना है। ठीक है, तो चले काफ़ी उससे समझ लेते हैं बहुत ही बेटर वे पे।
ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सपोज ये ग्राउंड स्टेट है, तो ये है हमारा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। फिर 3 थोड़ा सा पास में आने स्टार्ट हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3, क्योंकि गैप क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर जाने पे कम होने लग जाता है। सो n इज इक्वल टू 4, लाइकवाइज n इज इक्वल टू 5 और पास आ जाएगा। और इस तरीके से ऐसे काफी सारे स्टेट्स चलते रहेंगे टिल इनफाइनाइट तक। ठीक है, अच्छा। तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या है कि लेट्स से n इज इक्वल टू इनफाइनाइट स्टेट है, तो अगर हमें स्पेक्ट्रम देखना है तो चांस क्या है, सारे स्टेट से एकदम आ रहा होगा। सो लेट्स से यहाँ पर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो लेट्स से यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से डायरेक्टली वो सीधा कहाँ पे आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। ठीक है, इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने बना लिया कि डिफरेंट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो किसी भी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में अगर आ रहा होगा, किसी भी स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उसमें हम किस फॉर्मेट में उसका नेम देते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में जो सबसे पहला वाला होता है, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, और इसको बोलते हैं गैमा। किसी भी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, किसी भी स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में आने वाले को अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। अच्छा, n इज इक्वल टू 1 पे जो सीरीज आती है, इस सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। ऑलरेडी केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, मतलब नेम सुना है। ये कौन सी सीरीज है, इसका नेम हम रखते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, और जब हम इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, मतलब कहाँ से, इनिशियल क्या होगा, इनिशियल होगा 2 टू इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, 2 फाइनली कहाँ पे आना है, 1 पे आना है। जब फाइनल टारगेट 1 होता है, तो ये जो सारी रेज होती हैं, ये पूरी लाइमन सीरीज कैसी होती है, अल्ट्रावायलेट। क्लियर है, याद रहेगा कि लाइमन सीरीज जो n इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होता है, वो सारी क्या होती है, लाइमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट होती है। तो ये जो अल्फा और बीटा नेम हमने दिए हैं, ये एक्चुअली में क्या बन जाते हैं, लाइमन सीरीज के अल्फा बीटा, मतलब ये एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा टाइप इनके नेम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज जब n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। लेट्स से n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, तो उसको क्या रखेंगे, तो ये लेट्स से इनफाइनाइट से 2 पे आ रहा है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लेट्स से 2 पे आ रहा है। तो जो ट्रांजिशन 2 पे होता है, उस सीरीज को बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं, बामर। तो ये जो इसकी वेवलेंथ आती है, ये आती है विजिबल रेंज में, मतलब ये कलरफुल आएगी। बामर सीरीज क्या आएगी, कलरफुल आएगी। हम चेक कर सकते हैं, हम देख सकते हैं बामर सीरीज को कि कौन से कलर की लाइट आने वाली है। तो ऑफ कोर्स अगर ये बामर सीरीज है, तो ये क्या बन जाएगा, बामर सीरीज का अल्फा, बामर सीरीज का बीटा और बामर सीरीज का गामा। ठीक है, तो हो गया पहला लाइमन बामर। फिर लेट्स से n इज इक्वल टू 3 पे ट्रांजिशन हो रहा है, अगर लेट्स से इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 3 पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस तरीके से ट्रांजिशन होता रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से यहाँ पे आते ही रहेंगे। सॉरी, n इज इक्वल टू 3 पे ट्रांजिशन करना है, तो इनफाइनाइट से 3 पे ट्रांजिशन हो रहा है इस तरीके से। तो ये जो सीरीज होती है, इसको बोलते हैं पाश्चन सीरीज। ओके, तो लाइमर, बामर, पाश्चन, ये किस रेंज में आती है, ये इंफ्रारेड रेंज में आती है। तो पाश्चन सीरीज किस में आती है, इंफ्रारेड। ओके, इसके बाद अगर देखें तो फिर ऑफ कोर्स ये पाश्चन सीरीज का अल्फा बीटा गामा बन जाएगा। इस तरीके से n इज इक्वल टू 4 पे भी ट्रांजिशन देख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 4 पे ट्रांजिशन कैसा हो जाएगा, ये ऐसे ही
इनफाइनाइट से फिर यहाँ से इस तरीके से कांस्टेंट होते रहेंगे। तो ये हमारी क्या बन जाती है, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट। तो ये सीरीज भी क्या रहती है, ये भी इंफ्रारेड रहती है, इंफ्रारेड रेंज पे रहती है। तो ये एक हाइड्रोजन का एक जनरल स्पेक्ट्रम है, मिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सीरीज का हम वेवलेंथ और सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में चले स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्विंग। लेट्स से सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किसे, लाइमन सीरीज को। देखें, लाइमन सीरीज को देखेंगे तो लाइमन सीरीज मतलब कहां से ट्रांजिशन हो रहा है, इनिशियल क्या है 2 to इनफाइनाइट कुछ भी, एंड फाइनल क्या है 1। ठीक है, अच्छा ये हो गया क्लियर। तो ये बताओ यार कि हमें पता है कि ये एनर्जी लाइंस है ना, ये कौन सी लाइंस हैं, स्पेक्ट्रम मतलब ये क्या है, ये तो एनर्जी लाइंस है, दीज आर एनर्जी लाइंस। इसका मतलब ये कि जितनी बड़ी लाइन उतनी ज्यादा एनर्जी। क्लियर, तो इसका मतलब क्या होगा, लार्जर लाइन मींस क्या, हायर एनर्जी। अच्छा हायर एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी कैसी, हाई हाई, हाई फ्रीक्वेंसी। अगर हाई फ्रीक्वेंसी तो वेवलेंथ कैसी, कम लो ओके, सो हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी। लेकिन अगर लाइन बड़ी है और इसका मतलब क्या है, एनर्जी उसकी हाई है, तो फ्रीक्वेंसी भी हाई रहेगी लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, कम, सो लेसर लेम्डा। क्लियर, तो ये काम की बात है। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा हाई एनर्जी क्या है इनफाइनाइट से 1 तक, और सबसे लो एनर्जी क्या है 2 to 1 तक, 2 to 1 हाँ, तो मैं बात करूंगा ई मैक्स कहाँ पे मिलेगा। तो ई मैक्स कहाँ पर मिलेगा, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू n इज इक्वल टू 1। 1 और ई मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, n is equal to 2 हाँ, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। अब मुझे पता है यार कि अगर यहाँ पर ई मैक्स है तो इसका मतलब लेम्डा क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम उल्टा होगा, और ये मिनिमम है तो यहाँ पर लेम्डा क्या होगा, मैक्स होगा। तो पूछा जाता है कि रेंज ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम ही निकालना है ना। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं रेंज ऑफ लाइमन सीरीज, रेंज ऑफ लाइमन सीरीज, तो क्या हो जाएगी रेंज, लेम्डा मिनिमम से किसके बीच में, लेम्डा मैक्सिमम के बीच में पूरी रेंज इसकी रहेगी। ओके, तो हाँ यहाँ से निकाल सकते हैं, चलो निकाल लेते हैं यार जल्दी से, लेम्डा मिनिमम हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चले सॉल्व करें। लेम्डा मिनिमम कहाँ पर मिलेगा, लेम्डा मिनिमम इनफाइनाइट से 1 इनफाइनाइट n इनफाइनाइट टू n 1 1, इनिशियल टू फाइनल हो गया ये 1। तो देन कैसे सॉल्व करते हैं, 1 बाई लेम्डा इज इक्वल टू, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सॉल्व कर रहे हैं तो r इंटू जेड स्क्वायर क्या होगा 1, 1 तो जेड स्क्वायर की तो टेंशन नहीं ले रहे हैं हम, 1 बाई पहले क्या रखते हैं, इनिशियल या फाइनल, फाइनल फाइनल मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, तो 1 बाई इनफाइनाइट तो 0, क्या आ जाएगा 1 बाई लेम्डा इज इक्वल टू r, हाँ तो लेम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई r, मतलब कितने एंगस्ट्रॉम 912 1 2 एंगस्ट्रॉम। चलो लेम्डा मैक्स देख लेते हैं, लेम्डा मैक्स मतलब कहाँ से कहाँ तक, and initial 2 to final 1 यस, एन फाइनल कितना हो जाएगा 1, तो देन 1 बाई लेम्डा इज इक्वल टू क्या होगा r इंटू सॉल्व कर देंगे 1 अपॉन फाइनल कहाँ पे पहुंचना है 1 माइनस इनिशियल क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 1 माइनस 1 बाई 2 मतलब 4, तो कितना आएगा ये 3 बाई, 4 तो इसका मतलब ये हुआ 1 बाई लेम्डा इज r इंटू 3 बाई 4, तभी क्रॉस कर देंगे तो लेम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 4 बाई 3 ऑफ r, सॉरी 1 बाई
आर। क्लियर? 1/r कितना है? 912। क्लियर? तो इसे सॉल्व करेंगे, लेमडा कितना आ जाएगा? 1216 एंगस्ट्रॉम। ओके, 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये वैल्यू आ गया। तो अभी भी देखो, हमें पता है कि विजिबल लाइट की क्या होती है वेवलेंथ? 4000। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4000 से कम है। तो याद है ना, विजिबल से पहले क्या होती है? यूवी लाइट। ईएम वेव स्पेक्ट्रम याद हो, यूवी, यूवी के बाद विजिबल, विजिबल के बाद इंफ्रारेड। क्लियर? तो इसलिए पता चलता है कि लाइमन सीरीज क्या है? विजिबल रे सॉरी अल्ट्रावायलेट रेज में होगा। डन? तो मुझे लगता है लाइमन सीरीज सबको क्लियर। थोड़ा एक और सॉल्व कर लेते हैं, सारी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, जस्ट आपको अब एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि किस तरीके से सॉल्विंग करना है। एक और सॉल्व करके दिखा देता हूँ, लाइमन बामर सीरीज। बामर सीरीज, ठीक है। तो बामर सीरीज मतलब n इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू 3 n इनिशियल, कहीं से भी, फ्रॉम दिस टू दिस। मतलब यहाँ पे हमने लिखा है ना कि n इनिशियल होगा ये, एंड n फाइनल कहाँ पे होगा, लैंड कहाँ पे करना है, n इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टली निकाल देते हैं। अभी तो आपको आइडिया आ गया है। तो बताएं, लेमडा मिनिमम मतलब, मिनिमम मतलब कौन सी एनर्जी? इनफाइनाइट टू 2 तक। हाँ, लेमडा मिन मतलब एनर्जी मैक्स। ये वर्ड याद रखो यार, ये वर्ड अगर याद नहीं रखा तो पक्का भूल जाता है कि मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालना है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी मैक्स मतलब लेमडा मिनिमम। आगे मैं बहुत इसका यूज आपको सिखाऊंगा कि कितना ज्यादा काम पड़ता है इसका। ठीक है, ओके। तो ये सिचुएशन हो गई, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू, n इज इक्वल टू 2 पे लैंड करना है। तो फाइनल इज 2, इनिशियल इज इनफाइनाइट। देन क्या सॉल्व हो जाएगा? 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई फाइनल क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। डन? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो लेमडा कितना आ जाएगा, फोर बाई आर। तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 912, कितना आ गया लेमडा? ये 4 टाइम्स है 3648। 3648। तो देख लो, विजिबल के पास पहुंच गया ना एकदम, देख रहे हैं, विजिबल के पास पहुंच गया लेमडा। लेमडा मैक्स क्या है देख लेते हैं। लेमडा मैक्स मतलब n इनिशियली क्या होगा, 3 2, फाइनल कहाँ तक जाना है, बामर सीरीज है तो 2 तक। तो यार ये देखो यार, ये याद रखना पड़ेगा कि बामर सीरीज है तो फाइनल टारगेट क्या होगा, 2 पे आना है। पास्टन सीरीज है तो फाइनल टारगेट क्या होगा, 3 पे आना है। ब्रैकेट सीरीज है तो 4 पे आना है। फुंड सीरीज है, फुंड है अगर तो किस पे आना है, 5 पे। ठीक है, तो वो याद रखना है आपको कि किस पे आना है। 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर, कहाँ से कहाँ पर, फाइनल कहाँ पे, 2 पे, इनिशियल कहाँ पे, 3 पे। सो 1 बाई 4 माइनस क्या है, 1 बाई 9। सो क्या होगा, 9 माइनस 4 मतलब 5 बाई 36। क्लियर सबको? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, लेमडा यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। यह आ जाएगा 5 बाई 36 मतलब 36 बाई 5 इंटू 1 बाई आर। तो कितना आ जाएगा, 36 इंटू 36 बाई 5 इंटू 912। क्लियर? तो ये बेसिकली यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में पूरा उसका वेवलेंथ आ जाएगा। क्लियर सबको? तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई, या ठीक है कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे, देखेंगे। तो विजिबल रेंज में ही रहेगा ये आंसर। ये आंसर 8000 से कम ही आना चाहिए। कितना आ रहा है, 6566.4। 6566। ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। कुछ बुक्स में 913 होती है, याद रखें, कुछ बुक्स में 913। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने 912 गलत बता दिया है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, जो भी मन करे आप
यूज कर सकते हैं उसको। तो इससे पता चल रहा है विजिबल रेंज में है। डन, समझ आया यहाँ पर? हाँ। ओके, तो इस तरीके से बोर का जो है स्पेक्ट्रम मॉडल भी यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाता है, जिससे हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की भी बातें कर ली कि हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा रहता है। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज, जो एनर्जी होती है, कभी कभी एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पर हम एक चीज यहाँ पे समझाते हैं। इन एनी एटम एनर्जी ऑफ ऑल स्पेक्ट्रम्स इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या है? मतलब देखें, समझें। सपोज मैं कुछ इस टाइप का एक केस लेना चाहता हूं, क्वेश्चन। एनर्जी एडिटिव का मतलब क्या है, समझें। सपोज ये सिचुएशन है हमारे पास, ओके। सपोज n इज इक्वल टू 4 से ट्रांजिशन आया कहां पर? n इज इक्वल टू 1 पे। तो अभी अभी हमने देखा था कि क्या क्या पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकते हैं। तो पॉसिबल ट्रांजिशंस थे n इज इक्वल टू, सपोज यहां से डायरेक्ट आ गया, ये आ गया, या फिर ये आ गया। ठीक है, मतलब n इज इक्वल टू 1 पे लैंड कर रहा है। दूसरा टारगेट क्या हो सकता था? n इज इक्वल टू 2 पे लैंड कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा? यहां पे लैंड कर रहा है। क्लियर? तो 6 लाइंस दिख रही है ना? अच्छा, एनर्जी एडिटिव का मतलब मैं समझाता हूं कि क्या चीज है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये एल अल्फा, एल बीटा और एल गामा लाइमन की है सीरीज। ये बामर का है, बी अल्फा बी बीटा। क्लियर? और ये पास्चन का है, अल्फा। ठीक, एनर्जी एडिटिव का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि हमें दे देता है कि 3 to 2 ट्रांजिशन की वेवलेंथ इतनी है और इस ट्रांजिशन की कितनी होगी। समझ आया? अलग अलग कभी कभी दे देता है। तो एनर्जी एडिटिव का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि लेट से मुझे चाहिए एल बीटा, तो मैं लिख सकता हूं एनर्जी ऑफ एल बीटा विल बी, एनर्जी ऑफ एल बीटा देखो ये आप देखो कि किन एनर्जी को मिला के बना सकते हैं। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी को मिलके बना सकते हैं ना। समझ आया एनर्जी एडिटिव का मतलब? हाँ। एनर्जी एडिटिव का मतलब ये है कि हमें अगर ये बनाना है तो हम इस तरीके से दोनों को मिला के बना सकते हैं। तो मुझे अगर ई एल बीटा चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी ऑफ एल अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ बामर का अल्फा। क्लियर? अच्छा, ये तो एक लाइन हो गई। अब इससे काम की बात देखो क्या है। काम की बात ये होती है कि एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लेमडा। तो लेमडा ऑफ एल बीटा इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ऑफ एल अल्फा प्लस एच सी बाई लेमडा ऑफ बामर्स अल्फा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर मैं ये समझाना चाहता हूं कि कई बार एग्जाम में क्या होता है, अलग अलग दे देता है। क्या? इस तरीके से देता है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द अल्फा एंड बीटा ऑफ लाइमर सीरीज आर दिस एंड दिस, व्हाट विल बी द अल्फा ऑफ बामर सीरीज। समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आया? लाइमन का अल्फा दिया है, लाइमन का बीटा दिया है, तो बामर का बीटा कैसे निकालेंगे? तो बामर का अल्फा समझ आया कैसे निकालेंगे? हाँ। एनर्जी बैलेंस से। तो कभी भी अगर ऐसे अल्फा बीटा रेज कोई भी दिए हो तो समझ जाओ कि हमें क्या करना है, एनर्जी बैलेंस करके करना है। ठीक है, बीटा ऑफ लाइमन सीरीज 1 अपॉन लेमडा अल्फा ऑफ लाइमन सीरीज
प्लस 1 अपॉन लेमडा ऑफ अल्फा ऑफ बामर सीरीज। ओके, ये आइडिया समझ आया? व्हेन हाँ अल्फा एंड बीटा ऑफ Lyman is given and alpha of Balmer is asked। तो ये मैंने एक रेफरेंस बता दिया, आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। क्लियर? आप कैसे कर सकते हैं? देखो, ये वाली जो मेन एनर्जी है किसका समेशन हो जाएगी? इसका अल्फा और इसका बीटा। ठीक है, तो हम डिफरेंट तरीके से आप कैचअप कर सकते हैं, आपको बस लिखना आना चाहिए कि किसको किस में लिख सकते हैं हम। डन? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये रिलेटिव पार्ट आप कर लेंगे कि जो एनर्जी होती है वो एडिटिव फॉर्मेट में होती है, हम उसको ऐड करके काम चला सकते हैं। ओके, चले, तो यहाँ पे हमारा बोर मॉडल क्या होता है? कंप्लीट होता है। बोर मॉडल यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अभी क्या करते हैं, अगर बोर मॉडल कंप्लीट हो गया तो हम नेक्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे? लिमिटेशंस। तो चले लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल्स। देखें, बोर मॉडल क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो देखते हैं। चले, सबसे पहली बात बताएं, क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इट इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स ओनली। हाइड्रोजन लाइक एटम्स ओनली, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब क्या क्या? जैसे बताया, एस सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले, He प्लस, लिथियम प्लस 2, क्लियर? ठीक है, उरान प्लस 3, बेरिलियम, क्लियर? इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहली बात प्रॉब्लम क्या है कि उसने अदर फोर्सेस को नहीं दिखाया, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई। नंबर 2, नो देर वाज नो प्रूफ, देर वाज नो प्रूफ ऑफ क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देर वाज नो प्रूफ ऑफ quantization of angular momentum as nh upon 2 pi। क्लियर? वो nh upon 2 pi का कोई भी वहां पर कैलकुलेशन नहीं था, तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन था। थर्ड, वो मल्टी स्पेक्ट्रम लाइन को नहीं एक्सप्रेस कर पाया। मतलब अभी जैसे हमने बात की कि हाइड्रोजन में ये स्टेट से ये स्टेट पे आ रहा है तो ये लाइन निकलेगी, बट ऐसा नहीं होता। लेट से ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये दो लाइंस निकली हैं, तो बाद में ये लाइंस और भी स्प्लिट हो सकती हैं। क्लियर? तो आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कि जैसे ऑर्बिट होते हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, तो 2 पे फिर ऑर्बिट्स अलग आ जाते हैं ना, सिग्मा ऑर्बिट्स स्प्लिट हो जाते हैं, तो वहां से निकल के आती है क्या? ये मैग्नेटिक स्पिन नंबर्स। याद है, m की वैल्यूज वहां से निकालते हैं, तो वहां पर हमें m की वैल्यूज निकलना स्टार्ट होती हैं। तो ये सारी चीजें बहुत बाद में पता चली कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो वो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब मल्टी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो कुड नॉट एक्सप्लेन मल्टी स्पेक्ट्रम लाइंस in the presence of E and B, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये नहीं बता पाया। और
एक और वर्ड है अनेबल टू एक्सप्लेन स्टार्क एंड ज़ीमन इफेक्ट। ठीक है, अनेबल टू एक्सप्लेन स्टार्क एंड ज़ीमन इफेक्ट। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा दिया स्टार्क एंड ज़ीमन इफेक्ट? सिलेबस में नहीं है हमारे, बट बोर्ड्स में आपके है, ये लाइन है, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस स्टार्क एंड ज़ीमन इफेक्ट। स्टार्क एंड ज़ीमन इफेक्ट क्या है Splitting of light हाँ, in presence of कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से स्पेक्ट्रम डेविएट होगा, स्प्लिट होगा, और प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से होगा, वो ज़ीमन इफेक्ट। ओके, हाँ तो ये स्टार्क और ज़ीमन इफेक्ट थे, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, तो ये काफी सारे लिमिटेशंस थे। इसको देखते हुए मैंने जो बताया इसका जो सेकंड पार्ट था कि कैसे ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, इसको प्रूव किया किसने? दी ब्रॉगली ने। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। So the Broglie's explanation for quantized angular momentum. ओके, तो दी ब्रॉगली ने जो एंगुलर मोमेंटम था उसके क्वांटाइजेशन पे बात किया। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि सपोज ये एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ हम बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो उसने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव के फॉर्मेट में चलता है इस तरीके से। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कंसिडर किया था? मैटर वेव। इलेक्ट्रॉन को क्या कंसिडर किया था? मैटर वेव। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्बिट है वहां पर जो होगा, सपोज n इज इक्वल टू 1 है। ठीक, तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब उसने बताया कि वहां पर एक स्टैंडिंग वेव बनेगी इलेक्ट्रॉन की n इज इक्वल टू 1 वाली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक स्टैंडिंग वेव बनेगी 1 2 3 और ये 3.5। ठीक, तो 3.5 ऐसा नहीं रहेगा, उसने बताया कि ये कंप्लीट वेव ही बनेगी, मतलब 4 वेव ही बनेंगी। ठीक है, सपोज n इज इक्वल टू 4 है तो वहां पर 4 स्टैंडिंग वेव ही बनेंगी। उसने ये चीज वहां पर बताई थी। तो उसने क्या बताया कि इन एनी ऑर्बिट, सपोज ये n इज इक्वल टू क्या है? 3 है, तो उसने बताया कि n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे कितनी स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी? 3 स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, वेव उतना सही बना नहीं, बट ठीक है। आइडिया ये है कि स्टैंडिंग वेव एक यहाँ पर 1, फिर एक नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव 2, नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव 3। ठीक है, तो ये पूरा उनका उसका दी ब्रॉगली का एक्सप्लेनेशन था कि इन एनी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स like matter wave, okay, and nth orbit contains standing wave or n standing wave segments। नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये बताया कि अगर nth ऑर्बिट है तो वहां पर
n स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। क्लियर? तो हमें पता है कि अगर इसका रेडियस r है तो ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई r। सो 2 पाई r को उसने बैलेंस किया किससे n टाइम्स लेमडा से। लेमडा क्या है? लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमें पता है वेयर लेमडा इज इक्वल टू क्या है h अपॉन p, यानी कि क्या लिख सकते हैं h अपॉन mv। ओके, तो ये क्या बन गया 2 पाई r इज इक्वल टू n, लेमडा को क्या लिख सकते हैं h अपॉन mv। तो यहां से आ गया यार कि mvr क्या होगा n h अपॉन 2 पाई का यहाँ पर इंटीजर मल्टीपल होगा। तो डी ब्रॉगली का जो वेव नेचर था इलेक्ट्रॉन का, उसके थ्रू यहाँ पे क्लियर होता है कि फिर चीजें कैसी रहेंगी। ओके, ठीक है। हाँ इसके बाद एक और चीज थी जो इसने मिस कर दी थी, बोर मॉडल में मिस थी। क्या कि अगर हम बात करें तो सारी चीजें मूव हो रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो एटम में हम इलेक्ट्रॉन को मूव तो करा रहे हैं, बट हमें पता है कि एटम में न्यूक्लियस क्या रेस्ट पे होता है? नहीं, सब कुछ मूव हो रहा होता है। मतलब ये न्यूक्लियस भी क्या होता है मूव हो रहा होता है, जिस चीज को बोर ने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। तो यहां पर हम एक करेक्शन लेके आते हैं, करेक्शन फॉर मोशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के मोशन का उसमें कुछ भी बात नहीं हुआ था। तो न्यूक्लियस का मोशन फिर बिल्कुल ग्रेविटेशन में आया था, 2 स्टार सिस्टम। ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, लेकिन इसका मास 5m है और इसका मास m है। तो क्या दोनों एक सर्किल में घूमेंगे? क्या नहीं, किसके अबाउट घूमेंगे? अपने सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस। सेंटर ऑफ मास एक्सिस इसके पास होगी तो ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे। याद आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास तो बहुत कम होता है ना न्यूक्लियस से, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किसके पास में रहेगा? एकदम न्यूक्लियस के पास में। न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस। इसलिए पता नहीं चलता कि न्यूक्लियस भी घूम रहा है, उसका ज्यादा इफेक्ट कंसिडर नहीं होता है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखें तो कंसिडर होगा। तो अगर मैं बात करूं दिस इज m इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, लेट से उसका मास है स्मॉल m, तो पक्का इनका सेंटर ऑफ मास लेट से ये है। तो इस तरीके से इनके रोटेशन होंगे। न्यूक्लियस का रोटेशन ये रहेगा और इलेक्ट्रॉन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरीके से रोटेट होगा। समझ आया सबको? क्लियर? हाँ सर। अच्छा, r क्या होती है? r तो ये होती है डिस्टेंस। तो m और इलेक्ट्रॉन के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये हो गई अपनी क्या पोजीशन ऑफ दैट ऑर्बिट। डन। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन, इन्हें लिख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, तो किसी को याद है कि हम कैसे लिखते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर लिखनी है हमें दोनों की? कुछ याद है ग्रेविटेशन में या रोटेशन में याद है? एक m1 है, एक m2 है, दे आर गोइंग टू मूव अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। तो क्या एनर्जी आती है अगर ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने वाले हैं? एनर्जी कैसे लिखते हैं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई कैसे लिखते हैं इनका? वो आई सेंटर ऑफ मास प्लस आई मतलब वो हाँ, शिफ्ट। वो सब निकाल के याद है सिस्टम आता है रिड्यूस्ड मास का, हाँ याद आ रहा है? तो मतलब हाँ अगर मैं देखूं तो फाइनल एनर्जी जो आती है इस तरीके से दोनों सिस्टम की अगर हम लिखें, मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ, जो लेक्चर देख रहे हैं उनको आइडिया लगेगा कि एनर्जी लिखा कहाँ से है मैंने। तो मैंने कहाँ से लिखा हुआ है कि रोटेशन पे जो हमने वो यूज किया हुआ था वहां से लिखा हुआ है। तो एनर्जी आएगा हाफ इंटू म्यू इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वेयर ये जो म्यू है दैट इज रिड्यूस्ड मास और वो होगा m इंटू एम अपॉन एम प्लस एम।
क्लियर? हाँ हाँ, तो ये सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मूला आता था एनर्जी में, उसमें ऊपर मास आता है, याद है हमारे फॉर्मूले में? जो हमारा फॉर्मूला था E इज इक्वल टू क्या आया था, -13.6 आया था Z²/n²। इसमें क्या था, मास ऊपर था m। तो अगर मुझे इसके लिए करेक्ट करना है तो इक्वेशन क्या लिखनी पड़ेगी, पहले इसे m से डिवाइड कर दूंगा, और कौन सा m रियल में यूज करना चाहिए था मुझे, ये वाला m, म्यू। मतलब क्या, म्यू। समझ आया? तो इसका मतलब काम की बात क्या हुई, क्या करेक्शन हुआ, यहाँ पर करेक्शन हुआ कि m से डिवाइड कर देंगे अपने आंसर को और म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हुआ -13.6 Z²/n² म्यू बाई m। ओके, हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये जो म्यू बाई m है, ये इसे क्या बोलते हैं, म्यू बाई m को करेक्शन फैक्टर। ये म्यू बाई m है, दिस इज करेक्शन फैक्टर फॉर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। दिस इज कॉल्ड करेक्शन फैक्टर फॉर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो डिफरेंट चीजों के लिए करेक्शन फैक्टर डिफरेंट रहेगा। ओके, जैसे बात कर ले रेडियस का करेक्शन करना है, ठीक, तो रेडियस का करेक्शन करना है, करेक्शन इन रेडियस अगर बात करें, करेक्शन इन रेडियस, तो रेडियस में करेक्शन इस तरीके से रहेगा, क्या, r इज इक्वल टू होता है r इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस कैपिटल M बाई m। इस तरीके से कर सकते हैं या फिर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आता है, म्यू बाई m, r इनफाइनाइट इंटू म्यू बाई m। ये करेक्शन फैक्टर रहता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एनर्जी को करेक्ट करना है तो म्यू बाई m को लेके आना होता है, और अगर आपको रेडियस को करेक्ट करना है तो आपको म्यू बाई m लेके आना होता है। ठीक है, r इनफाइनाइट क्या है, r इनफाइनाइट रेडबर्ग कांस्टेंट, r नॉट, वेयर r इनफाइनाइट मतलब r नॉट है, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट, मतलब 1.097 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो एट द एंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको अलग से देगा, क्वेश्चन बोलेगा कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस। तो मोशन ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या होगा, आपको समझ जाना है, म्यू बाई m का करेक्शन फैक्टर लगाना है। ठीक है, और म्यू बाई m को अगर आप अच्छे से सॉल्व करो तो वो करेक्शन फैक्टर किसके जैसा दिखता है, स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, m बाई m प्लस m। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू हम यहाँ पर कर सकते हैं। डन। हाँ सर। ये हाँ दोनों सर। चीजें एक्स्ट्रा है थोड़ा, जो केमिस्ट्री में नहीं रहती हैं, फिजिक्स में एक्स्ट्रा है ये, करेक्शन फॉर मोशन ऑफ न्यूक्लियस, ये आप लोग को याद रखना होगा। बाकी इसके पहले का जो भी आई गेस केमिस्ट्री में भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा ही होगा सबने, याद है केमिस्ट्री में सब कुछ सीखा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब इसी पार्ट के लास्ट पार्ट में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये सारा कुछ अच्छे से पढ़ के आना है, और जो टेस्ट का अपकमिंग टेस्ट का सिलेबस होगा वो पूरा कंप्लीट रहेगा जहां तक हम पढ़ा देंगे, मतलब टिल एटम्स, सो इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड एटम्स, ये रहेगा पूरा हमारा टेस्ट के लिए। ओके, ओके देन, बाय सर। या बाय बाय। बाय सर। बाय सर।